नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स के एमका प्रोग्राम की तरफ से है, जिसमें अब एक बड़ी चेंज देखने को मिलने वाली है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अब ऑफिशियल रशिया को एमका के इंजन नेगोशिएशन में शामिल करने का परमिशन दे दिया है। पहले से वेस्टर्न इंजन मैन्युफैक्चरर जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक, सफरान और रोल्स रॉयस पर फोकस किया जा रहा था, लेकिन अब रशिया भी एक कंटेंडर के रूप में इसमें शामिल होने वाला है। इस फैसले का एक बड़ा रीजन रशिया की इंजन टेक्नोलॉजी में हुई रिसेंट तरक्की है और रिसेंटली रशिया की तरफ से अपनी Su-57 के लिए एक 5th जनरेशन एरो इंजन को डेवलप कर लिया गया। इसी को बेस करके रशियन डिफेंस कंपनी रोस्टेक ने एमका के लिए अपना 177S इंजन को ऑफर किया है, जो AL-41F1 और AL-15 सीरीज की इंजन का एक हाइब्रिड वर्जन है। ये एक एडवांस 5th जनरेशन इंजन है जो हाई थ्रस्ट, इंप्रूव फ्यूल एफिशिएंसी और लॉन्ग सर्विस लाइफ को प्रोवाइड करने वाला है। 177S इंजन का मैक्सिमम थ्रस्ट आउटपुट 142 किलोटन तक है, जो इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट जो कि 110 से 120 किलोटन के बीच है, उससे काफ़ी ज़्यादा है। इस इंजन का सर्विस लाइफ भी लगभग 6000 घंटे तक है, जो पुराने AL-31FP इंजन के मुकाबले लगभग 3 गुना ज़्यादा है। साथ ही इस इंजन का फ्यूल कंजप्शन रेट भी पहले के इंजन के मुकाबले 7% कम होने वाला, यानी कि बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी को प्रोवाइड करने वाला है, जो एमका की रेंज और एंड्योरेंस को बढ़ाने में मदद कर सकता है। एक और खासियत जो रशिया यहाँ पे ऑफर कर रहा है वो है 2D फ्लैट नोजल इंटीग्रेशन, जो कि स्टेल्थ और थ्रस्ट वेक्टरिंग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। ये डिज़ाइन अमेरिकन F-22 रैप्टर जैसे जेट में इस्तेमाल किया जाता है और इन्फ्रारेड सिग्नेचर को रिड्यूस करने के साथ साथ ये एयरक्राफ्ट की एजिलिटी को भी काफ़ी हद तक बेहतर करने में मदद करता है। रशिया का कहना है कि अगर इंडिया एमका में 177S इंजन को इंटीग्रेट करता है तो एमका को हायर स्पीड और एनहांस मैन्युवरेबिलिटी मिल सकेगी और बेहतर क्रूजिंग कैपेबिलिटी मिल पाएगी। इसके अलावा रशिया भी अपनी Su-57E की एक्सपोर्ट वेरिएंट को भी HAL की नासिक फैसिलिटी में भारत के साथ को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो चुका है और ये मौका भारत के लिए बहुत ही बढ़िया मौका होने वाला है, जिसमें भारत को Su-57 जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट को हासिल करने का मौका मिलने के साथ साथ एमका के लिए पहले से एक रेडीमेड इंजन मिलने वाला है, जिसको आगे चल के भारत में ही बनाया जा सकेगा। अगला अपडेट हैदराबाद बेस्ड VM टेक्नोलॉजी के विस्मय मैनपैड यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से है। VM टेक्नोलॉजी की तरफ से अभी अपनी इस मैनपैड की 2 नए वेरिएंट को भी लॉन्च करने की बात सामने आई है, जिनका नाम विस्मय R और विस्मय VR रखा गया है। ये दोनों सिस्टम भारत के इंडिजिनस एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को और भी मजबूत बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ साथ ग्लोबल डिफेंस मार्केट के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग ऑफरिंग बन सकते हैं। विस्मय मैनपैड प्राइमरी लो फ्लाइंग एरियल थ्रेट जैसे कि हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और UAVs को काउंटर करने के लिए डेवलप किया गया। अपडेटेड विस्मय R और नया विस्मय VR दोनों ही गाइडेंस और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में काफी एडवांस वर्जन है, जिसे इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेस के लिए डिजाइन किया गया है। विस्मय R की बात करें तो ये एक ऑटोनोमस लॉन्च सिस्टम है जो इमेजिंग, इन्फ्रारेड और अल्ट्रावायलेट गाइडेंस सिस्टम पर काम करता है और लॉक ऑन बिफोर लॉन्च कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे डे नाइट कंडीशन में बिना किसी दिक्कत के ऑपरेट किया जा सकता है। दूसरी तरफ विस्मय VR एक लेजर बीम राइडिंग गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जो टारगेट एक्विजिशन और एंगेजमेंट के लिए एक अल्टरनेट सोल्यूशन को प्रोवाइड करता है। दोनों वेरिएंट की मैक्सिमम रेंज लगभग 6500 मीटर तक है, लेकिन मिनिमम एंगेजमेंट रेंज में थोड़ा फर्क है। विस्मय R का मिनिमम एंगेजमेंट रेंज 200 मीटर तक है, जबकि विस्मय VR का मिनिमम रेंज 500 मीटर के आसपास होने वाली है। इनका मिसाइल डायमीटर 72 mm का और टोटल वेट सिर्फ 20 kg है, जिसमें से मिसाइल का वेट 12 kg और लॉन्चर का वेट 8 kg है। और इतने हल्के होने की वजह से ये पोर्टेबिलिटी और रैपिड डिप्लॉयमेंट के लिए काफी सुटेबल होने की उम्मीद किया जा रहा है। साथ ही दोनों मिसाइल में हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन वॉरेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इंपैक्ट होने पर मैक्सिमम डैमेज को प्रोवाइड कर सकता है और ऐसा क्लेम कंपनी की तरफ से किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के मैरीटाइम सर्वेलेंस और कमांड कैपेबिलिटीज को लेकर है, जिसमें नेवी फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए एक डेक बेस्ड एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट यानी कि AWACS एयरक्राफ्ट को इंटीग्रेट करने की प्लानिंग कर रही है। ये मूव नेवी के फ्यूचर प्लान का एक हिस्सा है, जो इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ते थ्रेट, खास करके चाइना की नेवल एक्सपेंशन के कॉन्टेक्स्ट में एक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स हो सकता है। फिलहाल INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम के तौर पर कामोव की K-31 हेलीकॉप्टर पर डिपेंड करते हैं, लेकिन नेवी एक ऐसे एडवांस फिक्स्ड विंग AWACS सोल्यूशन को तलाश कर रही है जो कैरियर से टेक ऑफ और लैंड कर सके। साथ ही
360 डिग्री का कवरेज को प्रोवाइड कर सके। ये डिसीजन K-31 के कुछ लिमिटेशन की वजह से भी लिया जा रहा है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाला E-801M रडार सिर्फ 240 डिग्री तक की कवरेज को प्रोवाइड कर सकता है और एंड्योरेंस और पेलोड कैपेसिटी भी इसमें काफी हद तक लिमिटेड हो जाता है। नेवी का प्लान है कि जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा आने वाला है, जो कि शायद 65,000 टन क्लास का कैटोवर वेरिएंट होने वाला है, उसके साथ फिक्स्ड विंग एवेक्स को डिप्लॉय किया जाएगा। यह एवेक्स कैरियर बैटल ग्रुप के स्ट्राइक रेंज को बढ़ाने में, फाइटर ऑपरेशन को डायरेक्ट करने में और क्रूज मिसाइल जैसे लो फ्लाइंग थ्रेट को डिटेक्ट करने में और उनको काउंटर करने में एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर काम कर सकते हैं, जो कि नेवी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को काफी हद तक इंप्रूव कर सकता है। अगला अपडेट भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एक बड़े डेवलपमेंट को लेकर है, जिसमें बेल्जियम की जॉन कॉकरेल डिफेंस यानी कि JCD की तरफ से अभी पुणे बेस्ड इलेक्ट्रोन्यूमेटिक और हाइड्रोलिक्स यानी कि EPH के साथ मिलकर भारत में ही कॉकरेल की 3105 टरेट का प्रोडक्शन को स्टार्ट करने का फैसला किया गया। ये टरेट नेटो स्टैंडर्ड की कॉकरेल 105 mm की हाई प्रेशर गन के साथ आता है और खास तौर पर इंडियन आर्मी की जोरावर लाइट टैंक प्रोग्राम के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना के टाइप 15 टैंक के बढ़ते प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए डेवलप किया गया है। ये पार्टनरशिप एक 60-40 जॉइंट वेंचर के रूप में फाइनलाइज किया गया है, जिसमें JCD मेजॉरिटी स्टेक को होल्ड करता है। इसका प्राइमरी फोकस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के मुताबिक भारत को एक एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी हब बनाना है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से आगे चल के इसे 700 के आसपास जोरावर टैंक को अपनी सर्विस में शामिल किया जा सकता है और लद्दाख के अलावा इनको बाकी रीजन में भी डिप्लॉय किया जाने वाला है। पहले फेज के अंदर इंडियन आर्मी में 350 लाइट टैंक को इंडक्ट किया जाएगा, जो इंडियन आर्मी की हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट रेडीनेस को बढ़ाने में काफी मदद करेंगे। बेल्जियम के डिफेंस मिनिस्टर के रिसेंट स्टेटमेंट ने भी इस प्रोजेक्शन को और क्रेडिबिलिटी दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये बिग बैच ऑफ 700 जोरावर टैंक विल प्रोटेक्ट इंडियन बॉर्डर्स, जिससे साफ होता है कि आगे चल के जोरावर टैंक की और ऑर्डर करने का प्लान किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर पुणे के चक्कन फैसिलिटी में टरेट का प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाने वाला है, जिसमें पहला इंडियन मेड टरेट 2027 तक रेडी होने की उम्मीद किया जा रहा है। ये कोलैबोरेशन सिर्फ डोमेस्टिक नीड को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि आगे चल के इनको एक्सपोर्ट करने का उम्मीद भी किया जा रहा है, जिससे भारत ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन में एक नया प्लेयर बन सकता है। अगला अपडेट MBD और SRAM मिसाइल की तरफ से। यूरोपियन मिसाइल मैन्युफैक्चरर MBD की तरफ से अभी भारत के साथ मिलकर SRAM मिसाइल के एक नए वेरिएंट को डेवलप करने का ऑफर दिया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स इसे नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल के नाम से रेफर करती है। ये प्रपोजल तब आया जब भारत डायनामिक लिमिटेड और MBDA साथ मिलकर भारत में ही एक फाइनल असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्ट फैसिलिटी को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जहां पर SRAM मिसाइल की करंट मॉडल की प्रोडक्शन को किया जाने वाला है। लेकिन इस फाइनल असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्ट फैसिलिटी एस्टेब्लिश होने के बावजूद भी इस प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस लिमिटेड रहा है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने अब तक SRAM मिसाइल के लिए एडिशनल ऑर्डर को कहीं पर भी प्लेस नहीं किया है। पहले टोटल 380 मिसाइल जगुआर फ्लीट के लिए खरीदे गए थे, लेकिन अब इन मिसाइल को यानी कि SRAM मिसाइल को तेजस मार्क 1 के लिए क्वालिफाई किया जा चुका है और फ्यूचर में इसको तेजस मार्क 2 में भी इंटीग्रेट करने की प्लानिंग की गई है। SRAM का ब्लॉक 6 स्टैंडर्ड 2022 में प्रोडक्शन में एंटर हुआ था, जो कि कई सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट के साथ आता है। इसमें एक एडवांस इंफ्रारेड सीकर है जो UK में डिजाइन किया गया और इसमें एक इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक कूलिंग सिस्टम भी मौजूद है, जो कि मिसाइल की परफॉर्मेंस को काफी हद तक इंप्रूव करता है। ब्लॉक 6 अपग्रेड का एक खास पहलू यह भी है कि इसमें US मेड कंपोनेंट को रिप्लेस करके ब्रिटिश मेड कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ये US की इंटरनेशनल ट्रैफिक के नाम रेगुलेशन यानी कि आइटर रिस्ट्रिक्शन से बाहर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अब इस मिसाइल का एक्सपोर्ट प्रोसेस काफी हद तक सिंप्लीफाइड हो चुका है और ये उन कंट्रीज के लिए भी अवेलेबल हो सकता है जो पहले आइटर रिस्ट्रिक्शन की वजह से इसे एक्वायर नहीं कर सकते थे। अभी MBDA की तरफ से भारत के साथ मिलकर एक एडवांस SRAM वर्जन को डेवलप करने का भी प्रपोजल दिया जा रहा है, लेकिन ये क्लियर नहीं कि ये सेम मिसाइल का ब्लॉक 7 स्टैंडर्ड होने वाला है या फिर कोई और डेरिवेटिव डिजाइन होने वाला है। ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट SRAM की कैपेबिलिटीज को और एनहांस करने पर फोकस किया जा सकता है, ताकि इंडियन एयरफोर्स की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके और इवॉल्विंग एयर कॉम्बैट टेक्नोलॉजी के साथ अलाइन कर सके। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।